जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग क्लास 10 मॉडल सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग खंडी में। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इसका 1 से टोटल क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका MCQ रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से ग्रामर भी आपका इंक्लूड रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका बुक से इंक्लूड रहेगा। बाकी जो 20 क्वेश्चन रहेगा वो ग्रामर और गद्यांश मिला करके रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ कर आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परिश्रम को सफलता की क्या माना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंजी। दूसरा क्वेश्चन, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। आंसर होगा लक्ष्मी। कैसे परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। कठिन, सरल, आर्थिक सॉरी निरर्थक और उन्नत। आंसर होगा उन्नत। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि और विवेक किसको मिलता है। पशु को, पक्षी को, मानव को या दानव को। आंसर क्या होगा, दानव को। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल एक गद्यांश को पढ़िएगा, उसके बाद आपको यहाँ आंसर बनाइएगा। ये तो इजीली सब लोग कर लेंगे। ये फिर आपको एक पद्यांश दिया रहेगा। पद्यांश का मतलब होता है कि आपको कविता दिया रहेगा, कविता को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या कहलाता है। भेद कहलाता है, अभेद कहलाता है, प्रभेद कहलाता है, लक्ष्य भेद कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका लक्ष्य भेद। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। पुष्प पुष्प मानते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, बाल रवि की किरणें कैसी होती है। रजत होती है, हरित होती है, स्वर्ण होती है, श्याम होती है। आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण होती है। कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य तक, बाजार तक, धर्मशाला तक या घर तक। तो इसका आंसर होगा लक्ष्य तक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ग्रामर का पोर्शन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कि शाम हुई और तारे निकले, यह कौन सा वाक्य है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। यहाँ पर बीच में और से जुड़ेगा मतलब होता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में भी रहेगा दो अलग अलग वाक्य, इसमें तो एक ही वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र परिश्रम करते हो परीक्षा में सफल होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जो होगा वो मिश्र वाक्य होगा। बच्चे गीत गा रहे हैं, कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कृतवाच्य। यहाँ कर्ता का बोध हो रहा है, इसलिए हो जाएगा कृतवाच्य। माँ द्वारा भोजन बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। किसके द्वारा, माँ के द्वारा। जब उसका किसी क्वेश्चन का हमको आंसर मिलेगा तब वहाँ पर हम लोग कर्मवाच्य बताएंगे, नहीं मिलेगा तो कृतवाच्य। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसमें कौन सा पद रेखांकित पद का सही पद परिचय कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। चारों इसमें मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, रहीमन पानी रखिए, बीनू पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है, सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार है। राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। आपको जो 16 से क्वेश्चन 19 था कि आपको दिया है चैप्टर, जो नेताजी का चश्मा चैप्टर, उससे एक गद्यांश दिया, फिर उसको आपको आंसर यहाँ आंसर देना है। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता था। पान वाले के द्वारा खान पान, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। तो इसका सही आंसर होगा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, क्योंकि वो हमेशा कैप्टन को मजाक उड़ाते रहता था। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। हलदार साहब था, या पान वाला, या कैप्टन चश्मे वाला, या मास्टर मोतीलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला, वही था बूढ़ा मरियल सा आदमी। कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन का काम क्या था, काश्तकारी, बागवानी, कृषि, फेरी। तो इसका आंसर होगा फेरी। वो क्या करता था कि एक बांस का इस तरह का डंडा इसमें और चश्मे लग रख करके पीछा करता था। हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे। पान वाले के बारे में, कस्बे के बारे, और दूसरा ऑप्शन मोतीलाल मास्टर के बारे में, कस्बे के बारे में या कैप्टन के बारे में। तो पता है कि हवलदार साहब हमेशा अपने काम के सिलसिले में उधर जीप के द्वारा गुजरे करते थे, तो पान वाले के दुकान पर रुक कर पान खाया करते थे। तो हमेशा वो कैप्टन के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। अगला क्वेश्चन है 20 से 23 तक आपको एक पढ़ना है, गद्य थी काव्यांश पढ़ना है, कविता पढ़ना है और उसके बारे में फिर आंसर देना है।
तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ध्यान से पहले इसको देखिए कि कौन सा चैप्टर से है। तो धन्य तुम माफी तुम्हारे धन। अच्छा समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है वो दंतुरित मुस्कान से दिया हुआ है। तो दंतुरित मुस्कान का लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। कवि किसे धन्य कह रहा है? शिशु को, माँ को, शिशु और उसकी माँ को, चंद्र का शिशु और उसकी माँ को। अगला क्वेश्चन है माँ बच्चे को क्या कराती रहती है? काम, आराम, मधुपर्क या संपर्क। इसका आंसर क्या होगा? मधुपर्क। दंतुरित का क्या अर्थ होता है? दंतुरित का मतलब होता है कि जिसका अभी नया नया दांत निकला है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बाल गुण भगत किसको साहब कहा करते थे? तो बाल गुण भगत हमेशा कबीरदास को साहब कहा करते थे। और जो भी अपना घर में जो भी अपना खेतों में अनाज उपजाते थे वो जाकर कबीरदास के यहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे और जो वहाँ से प्रसाद के रूप मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। और कबीरदास के ही गीतों गाते थे, कबीरदास के ही आदेश का पालन करते थे, आदेश को मानते थे, कबीरदास के ही आदेशों पर चलते थे, कबीरदास के जैसा ही कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। इसलिए हम बोल सकते कि बाल गुण भगत साहब कबीरदास को कहते थे। अगला क्वेश्चन है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, कि अहंकारी होने के कारण, या दूसरों की चीज़ें खाने पसंद नहीं था। तो इसका आंसर होगा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अपना वो आत्मसम्मान रखना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? कलकत्ता में, जयपुर में, कानपुर में, अजमेर। आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है? जिसका आंसर होगा ब्रजभाषा। संगतकार किसे कहा गया? मुख्य गायक को साथ देने वाले को, संगति करने वाले को, समूह में रहने वाले को या संगत बनाने वाले को? इसका आंसर होगा मुख्य गायक का साथ देने वाले को। संगतकार किसे कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक मुख्य गायक होता है वो गाना गाते हैं और उसके साथ में जितने सारे लोग होते हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, जैसे वो सपोर्ट किसी रूप में कर सकते हैं, उन्हीं के वाक्यों को दोबारा रिपीट करके, या तो हारमोनिया बजाकर, या तो तबला बजाकर, या तो किसी तरह का वाद्य यंत्र बजाकर जो उनका मदद करते हैं, वही संगतकार कहलाते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा तारकेश्वर नाथ था। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? जितेन नार्गे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जिस तरह से एक जितेन नार्गे के अंदर एक कुशल गाइड का गुण था, वैसे ही एक कुशल गाइड के अंदर और क्या क्या गुण होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 21 से 38 तक, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 8 में से आपको 6 बनाना है। हर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है और गद्यांश पूरा पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है या उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है। इसकी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर होती है। साहसी मनुष्य की क्या पहचान है? तो साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बिल्कुल निडर होता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके साहस भरे कार्यों के बारे में अन्य लोग क्या कह रहे हैं। जनमत का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया की असली ताकत कौन होता है? मनुष्यता को प्रकाश किससे मिलता है? तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला साहसी आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह क्या लिखा है? तो अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जब कोई व्यक्ति साहस दिखाने के मौके पर डर जाता है तथा कोई साहसिक निर्णय नहीं ले पाता तो उसकी आत्मा उसे धिक्कराती रहती है। साधारण जीव का क्या काम है? अड़ोस पड़ोस को देखकर भेड़े चाल चलना साधारण जीव का काम है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, साहसी मनुष्य क्या करता है? तो साहसी मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके साहस भरे कार्यों के बारे में अन्य लोग क्या कह रहे हैं। जिंदगी को ठीक से जीना क्या है? जिंदगी को ठीक से और पूर्णता के साथ जीने के लिए जोखिम को झेलना है। जोखिम से बचने वाले आदमी अपने घेरे से बाहर नहीं निकल पाते और उसे घेरे से बाहर का जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अब इस जो पूरा गद्यांश दिया है, जब ये पूरा गद्यांश को आप पढ़िएगा तो इस गद्यांश पढ़ने में इसका एक जैसे होता है ना कि पूरा चैप्टर पढ़े और चैप्टर के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जिस तरह से आप लोग पूरा बाल गुण भगत चैप्टर पढ़े और उस पूरा पढ़ने के बाद आप लोग चैप्टर का नाम दिए बाल गुण भगत, तो उस तरह से होता है कि पूरा जब हम लोग पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे और पूरा गद्यांश पढ़ के जो समझ में आएगा उसके अनुसार से इस गद्यांश का क्या नाम रखना चाहिए? तो नाम रखना चाहिए साहस सफल जीवन का मूल तत्व। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों की केवल क्वेश्चन आंसर हम पढ़ दिए, बट थोड़ा सा समझिएगा कि गद्यांश में कोई वैसा बड़ा तीर मारना नहीं होता है जो आपको मतलब कि कंप्लीट पढ़ा के हम बताएं। गद्यांश होता है कि खुद कर सकते हो। 8 9 में भी एग्जाम में भी गद्यांश दिया रहता है। अब आता है जो
सेक्शन सी, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपका बुक से रहेगा और ये कविता से 4 क्वेश्चन आपका क्षितिज वाले बुक से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भागत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़ना क्यों पसंद नहीं करती थी। तो ध्यान से सुनिएगा। उनका मानना था, इसमें क्या करना है कि जब हिंदी का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा उससे पहले आंसर खुद से सोच लें कि इसका आंसर हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, पहले खुद से सोचिए। ये कि किसी कोई भी बहू अपने ससुर को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, इस टाइप से समझ लीजिए। तो बढ़िया। पर भगत की पुतहू भगत की सेवा में रहनी चाहती थी। वह जानती थी कि वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बूढ़ा में उनका एकाकी जीवन, उनका अकेला जीवन बड़ा ही क्या होगा, कष्ट होगा, कष्ट वाला जीवन होगा। घरेलू कार्यों का भार भी उन्हीं पर आ जाएगा। मान लो उसकी बहू चली जाएगी तो घर का सारा काम उसी भगत जी पर आ जाता है। वह उनके दुख शोक में काम आना चाहती थी। उसे चिंता थी कि उसके चले जाने के बाद उन्हें खाना बनाकर कौन खिलवाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा। और साथ में एक लाइन आप लिख सकते हैं, उसे उन्हें एक चुल्लू पानी कौन देगा। इस बुक में मतलब मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किस हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो क्या हुआ था कि जब, ध्यान से, रेल का डब्बा है, रेल का डब्बा हो गया। तो इसका जो सेकंड क्लास था, मान लीजिए सेकंड क्लास ये में, तो यहाँ पर ही जो लखनवी साहब थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे। लेखक भी चाह रहे थे कि हम भी सेकंड क्लास का टिकट करवा कर जाएंगे और एकांत में जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, फिर हम एक कहानी लिखेंगे। और आप लोग को पता है कि बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्र का हम कहानी लिख नहीं सकते। और ये जा रहे थे अकेला में, कि अकेला में जाएंगे, ज़्यादा विचार करेंगे, आगे अगल बगल की चीज़ों को देखेंगे और कुछ उससे सीख, कुछ देख करके कुछ विचार विमर्श करके हमें कहानी बनाएंगे। तो पहले से उसमें लखनवी अंदाज रहते हैं, मतलब लखनवी जो लखनवी साहब रहते हैं पहले उसमें रहते हैं नवाब साहब, और इधर से चल जाते हैं हमारे लेखक। अब ये क्या होता है कि जो पहले जो लखनवी जो नवाबी साहब थे वो पहले से इसलिए बैठे थे, वो अकेले इसलिए जाना चाह रहे थे कि नवाबी मतलब कि उनको अकेला जाना पसंद था और इधर से चल गए थे। जैसे आप ही लोग होते हैं कि मान लीजिए आप लोग दुकान गए हुए हैं और आप लोग खुद माइंड में बिठा करके कहा हम लोग खुद अकेले खाना है। अब आपके साथ में कोई एक दोस्त आ गया, मतलब आप पहले आप दुकान गए थे, उसके बाद आपका दोस्त आ गया, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि यार हम अकेले खाने आए थे, कहाँ से आ गए। तो इस टाइप का। तो लेखक को अनायास अचानक डिब्बे में आया देख नवाब साहब ने अपना मुंह फेर लिया। ऐसा आभास हुआ कि लेखक के आने से उन्हें कोई बाधा पड़ गई हो। लेखक को देखकर नवाब साहब खिड़की के बाहर देखने लगे। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि लेखक से बातचीत करने के लिए थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है। जैसे होता है कि हम मान लीजिए किसी व्यक्ति से मिले और वो आपसे थोड़ा सा मुस्कुरा करके आपसे पूछ लिया क्या हाल चाल है, क्या नाम है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ व्यक्ति ये बात करने लायक है। बट वो क्या था कि उसका अपना मुंह फेर लिया, खिड़की तरफ देखने लगा, लेखक को ना देखा खिड़की तरफ देखने लगा। तो लेखक को एहसास हो कि उससे बात करने के लिए थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है, थोड़ा सा उसका मन नहीं है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो शहनाई मंगल ध्वनि का वाद है। विवाह के शुभ अवसर पर शहनाई बजाई जाती है, तो बजती है। भारत में अब जितने शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां सर्वोपरि माने जाते हैं, क्योंकि उनके जैसा शहनाई वादक यानी शहनाई बजाने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं है। इसी कारण से उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें है कि सुशीरवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बताइए हमको। सुशीरवादंत्र किसे कहते हैं, सुशीरवादंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, फूंक कर जो जितना सारा अंतर बजाया जाता है उसको बोलते हैं सुशीरवाद यंत्र। जैसे बांसुरी फूंक कर बजाया जाता है तो उसको बोलेंगे सुशीरवाद यंत्र। आगे बढ़िए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में कौन से व्यंग निहित है। तो गोपियों ने वक्रोक्ति अलंकार के सहारे उद्धव को भगवान का कर व्यंग किया है। गोपियाँ प्रत्यक्ष रूप में उन्हें भगवान कहती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वह उद्धव को अभागा मानती है, जिसने प्रेम का वास्तविक अनुभव नहीं किया था। गोपियों के कहने का वास्तविक भाव यह है कि उद्धव को प्रेम मार्ग का स्वरूप देखने को मौका ही नहीं मिला, वह उनका दुर्भाग्य है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता का संदेश क्या है। उत्साह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल उत्साह का प्रतीक है। कवि बादल से निवेदन करता है कि वह सारे गगन को घेर कर छा जाए, वह अपनी कविता से आकाश को ढक ले, वह संपूर्ण मानव जीवन के एक नया उत्साह भर दे, वह अपने गर्जन वर्षन से लोगों के मन में क्रांति की शक्ति पैदा कर दे। कवि का मानना है कभी सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी है। कवि बादल से अनुरोध करता है कि वह अपने शीतल जल की धारा से लोगों को शांति प्रदान करे। आइए कवि उत्साह का संदेश। अगला, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसलें पानी, धूप, हवा और मानव श्रम से बनी वस्तु है।
इसमें सभी नदियों के पानी का अंश मिला रहता है, सभी प्रकार के मिट्टी गुणधर्म उसमें मिश्रित होता है। सूर्य और वायु का प्रकाश भी उसमें मिश्रित होता है। इन सभी के अलावे किसानों और मजदूरों का मेहनत भी उसमें समाहित होता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका सही आंसर होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा रो रहा है, अपना दोस्त को देखता है, रोना भूल जाता है। अब इसका आंसर आप लोग खुद से सोच कर लिख सकते हैं। तो ध्यान से, मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चे अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने की चाह करने लगते हैं। वह अपने साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती को देखकर अपनी मग्नावस्था में सभी को भूल जाता है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखक को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था? ये जो लिखा गया वो कौन सा चैप्टर से है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। रात में गंगटोक शहर अत्यंत सम्मोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। चमचमाते शहर को दूर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर नीचे टिमटिमा रहे हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक एक अपूर्व सौंदर्य प्रदान कर लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। उनकी चेतना शून्य सी हो गई थी, बाहर और भीतर जड़ सा शून्य हो गया था। वह अपनी इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली गई थी। उसके लिए आसपास का वातावरण शून्य सा हो गया था। अगला क्वेश्चन है जो आपका हर क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा। इसमें 4 क्वेश्चन लिखना है। पहला है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था? तो ये क्वेश्चन पूछे, हाँ तो इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, या तो क्वेश्चन पूछ देगी कि बाल गोविंद भगत किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। तो तीनों का आंसर ही आंसर लिखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण था। भगत जी अपने स्वभाव से बिल्कुल खरे और सच्चे थे। वे संसारिक माया मोह से दूर कबीर के भजन में लीन रहते थे। कार्तिक महीना शुरू होते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रातः काल अंधेरे में ही स्नान के लिए निकलना और उसके बाद पोखरे पर बैठकर भक्ति गीत में लीन हो जाना उनका दैनिक नियम था। वे किसी दूसरे की चीज़ को छूते नहीं थे, यहाँ तक कि वे किसी दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करने जाते थे। लोग उनकी इस दिनचर्या को देखकर अचरज व्यक्त करते थे। हम लोग इसी आंसर में और कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे बाल गोविंद भगत लंबे मंझुले और गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझुले करके गोरे चिट्टे आदमी थे। वह गले में तुलसी के जड़ का बेडौल माला पहने रहते थे। वह शरीर पर एकमात्र लंगोटी पहने करते थे और जब सर्दी का दिन आता था तो वे अपने शरीर पर एक काला कमली ओढ़े रहते थे। उनका काम रहता था घर का खेती बाड़ी करना, गीत भजन में लीन रहना और सुबह सुबह जाकर अपने घर से 4 कोस दूर एक नदी है वहाँ पर नहाना। वहाँ पर उसी नदी के ऊपर, जिसको भीड़ बोलता है तो मेढ़ बोलते हैं, उसके ऊपर बैठकर संगीत में लीन रहता। और बरसात के दिनों में, खेती बाड़ी के दिनों में लोगों के साथ खेत में काम करना और प्लस में कुछ गाते रहना। ऐसा ऐसा गाना मतलब कि जिससे और लोग को मनमोहक, मतलब बोल सकते हैं कि इंजॉय देते थे। ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो गाना था, उनका जो गाने की विशेषता थी, इस टाइप का गाते थे कि सभी लोग को अपने ओर आकर्षित करते थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो निम्नलिखित प्रकार से बोल सकते हैं। पहला, कि गोपियाँ कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उसमें लिपटी हुई चींटी जैसा मानती है। दूसरा क्या मानती थी? गोपियाँ अपने आप को हारिल की पक्षी मानती है। कृष्ण को अपना जीवनधार हरिल की लकड़ी मानती है। तीसरा, गोपियाँ रात दिन सोते जागते स्वप्न में भी कृष्ण के नाम का जाप करती है। गोपियाँ मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है। वे उद्धव को योग संदेश से व्यथित हो उठती है। अगला, माता का आंचल पाठ में ऐसे प्रसंगों को वर्णन की जो आपके दिल को छू गए। मतलब जो माता का आंचल चैप्टर है, कृतिका का पहला चैप्टर, उसमें आपको ऐसा क्या क्या लगा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा पसंद आया, तो उस चीज़ को लिखना है। तो यहाँ ध्यान देना, इस पाठ का सबसे रोचक प्रश्न है, चूहा पकड़ते समय बिल से सांप को निकलना। सबसे रोमांचक यही है। दूसरा, सभी बेतहाशा गिरते पड़ते शरीर को लहूलुहान करते जान लेकर भागते हैं। भोलानाथ अपनी माँ की गोद में शरण लेता है। यह प्रसंग किसी भी पाठक के हृदय को छू लेता है। कोई भी बच्चा हो सबसे पहले माँ के पास जाता है। इस पाठ में बच्चों के विभिन्न प्रकार के खेलों और हरकतों का वर्णन है। बच्चों के खेलों में कभी कभी पिताजी का भागीदारी बनना किसी के भी मन को छू लेता है। बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना, बच्चों की भोज, शादी और खेती में साथ देना आदि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें पिताजी अपने बच्चों के साथ
बच्चे बन जाते हैं। यह सब पाठक के हृदय से गुदगुदी पैदा कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो है 50 नंबर, उसमें दिया हुआ है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे यहाँ पर 3 चीज दिया है, हमारा राज्य झारखंड, कंप्यूटर और परिश्रम का महत्व। इन 3 में से क्या करना है, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए हम इसके बारे में लिख रहे हैं, हमारा झारखंड, तो इसके बारे में लिखेंगे। इसमें जो संकेत बिंदु रहता है उसको लिख करके लिखना है। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना लिया तो परिभाषा लिख करके फिर डैश दे करके तब हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट इतिहास लिखेंगे, तीसरा सीमा एवं निवासी, चौथा संसाधन, पांचवा विशेषता और उपसंहार। तो देखिए हमारा झारखंड के बारे में लिखा हुआ है। परिचय, सुरगम पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्य श्यामला, रत्नगर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। हर ओर प्रकृति अपनी अनोखा छटा बिखेरती रहती है। अब इसका इतिहास क्या है, हम लोग देखें परिचय, हम लोग देखें प्रस्तावना भी। अब दूसरा इतिहास, तो इतिहास लिख करके डैश देकर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इतिहास को लिखेंगे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से हजारों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि यहाँ मिले हुए हैं। झारखंड पहले बिहार का एक भाग था। बिहार के साथ इस भू प्रदेश को अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, यानी विकास का, झारखंड का विकास नहीं हो रहा था। अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। सीमा एवं निवास, इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। यानी बोल सकते हैं इस तरह से कि इधर जो ये साइड है पूरा उत्तर उत्तर साइड में बिहार है, उसके बाद उत्तर में बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूरब में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़, सी जी। झारखंड में 24 जिले हैं। रांची इसकी राजधानी है और दुमका इसका उप राजधानी है। झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती है। 30 के करीब यानी टोटल 32 जनजातियां रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव प्रमुख है। संसाधन क्या है, तो देश के खनिज की दृष्टि से झारखंड एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर है। तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध होते हैं। अब विशेषता यहाँ क्या है, तो पर्यटन की दृष्टि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। जैसे हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, जोन्हा फॉल, हिरनी फॉल आदि जलप्रपात नयनाभिराम है। इसके अलावा नेतरहाट का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, कोयल नदी आदि नदियाँ इस प्रदेश की शोभा है। पलामू तथा हजारीबाग नेशनल पार्क इस प्रदेश का नामी गिरामी अभयारण्य है। देवघर, बासुकीनाथ, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, रामरेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्म स्थान है। अब इसका उपसंहार सबसे लास्ट में आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। उपसंहार, संसाधनों से भरा पूरा, मतलब उपसंहार का मतलब होता है कि जितना आपने झारखंड के बारे में लिखा, आप उससे कुछ अलग हट के सारा चीज़ को, मतलब होता है ना कि जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाते हैं, तो समझो पूरा पढ़ के जो लास्ट में नोट्स बनता है उस टाइप को यहाँ लिखना उपसंहार में। संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान या अभिशाप, ये सब। और कंप्यूटर आज की जरूरत, भूमिका में देखें, कंप्यूटर को विज्ञान का आधुनिकतम उपकरण कहा जा सकता है। यह सामान्य यंत्र नहीं, यह जादुई यंत्र है। अलादीन का चिराग है, इससे आप जो चाहे करा ले, बस निर्देशों की आवश्यकता है। इसने तो वास्तव में हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आधुनिक उपकरण, आधुनिक युग के उपकरण के रूप में कंप्यूटर एक बहुत ही उल्लेखनीय वरदान सिद्ध हो रहा है। इसके लाभ अनंत है। खोज के कार्यों में इसने क्रांति ला दी है। वास्तव में आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहा हो। सेना के उपकरण, उपग्रह प्रणाली, प्रक्षेपण यान, रडार सभी में इसका उपयोग किया जाने लगा। निर्देशक गणक, कंप्यूटर गणित और गणना पर आधारित है। इसकी गणना नितांत निर्दोषी होती है। इसका गणना तंत्र बहुत तीव्र होता है। पलक झपकते ही हजारों गणनाएं यानी कैलकुलेशन संपन्न हो जाती है। कंप्यूटर के प्रयोग से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। आज प्राय सभी क्षेत्रों, बैंक, रेलवे, चिकित्सा, प्रकाशन में इसका निसंकोच प्रयोग हो रहा है। इसने सभी कार्य सरल कर दिया है। कंप्यूटर आज की जरूरत बन गया है। समाचार पत्र, पत्रिका, एवं पुस्तक
प्रकाशन में तीव्रता, कलात्मकता एवं विविधता को लाने का श्रेय कंप्यूटर को ही है। संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का श्रेय भी कंप्यूटर को ही जाता है। कंप्यूटर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना निर्विवाद उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इसकी सहायता से गंभीरतम रोगों की जांच का कार्य सरल हो गया है। इसका दुष्परिणाम क्या है? तो यह भी एक कटु सत्य है कि आज हम कंप्यूटर पर आवश्यकता से अधिक निर्भर हो गए हैं। इसके कारण कई क्षेत्रों में मानवीय पहलुओं की अनदेखी होती है, लेकिन कंप्यूटर से होने वाली सुविधाओं को देखते हुए इन दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। यानी जिससे कुछ लाभ है तो उससे कुछ हानि भी है। उपसंहार: सच्चाई यह है कि आज जीवन का कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से छूता नहीं रहा। इसने मनोरंजन का क्षेत्र हो या कृषि या कार्यालय हो या घर, सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा दिया है। कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता को निर्विवाद सिद्ध कर दिया है। आपका ये दूसरा था यानी दूसरा निबंध था। अब लास्ट बचा है तीसरा निबंध। तीसरा निबंध क्या था? परिश्रम का महत्व, यानी जो मेहनत करते हैं उसका महत्व कितना होता है। भूमिका यहाँ पर क्या है? यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में श्रम के अभाव में कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति श्रम के बिना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। श्रम के द्वारा ही विश्व जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा इसका संकेत बिंदु, श्रम जीवन का महत्व। श्रम ही जीवन का सत्य है, यही जीवन को उसका अर्थ देता है। श्रम मानव जीवन को गतिशील बनाता है। गतिशील व्यक्ति को ही जीवंत माना जाता है। गति ही जीवन का मानदंड है। श्रम की उपेक्षा करने से जीवन की गति रुक जाती है। उन्नति और विकास में सहायक: परिश्रमी व्यक्ति में सभी प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अपने रास्ते को निर्माण करने का अदम्य साहस होता है। परिश्रमी व्यक्ति कर्महीन और भाग्यवादी नहीं होता। जिस किसी भी क्षेत्र में आप देखें, परिश्रमी व्यक्ति पर ही जीवन की लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भाग का भरोसा छोड़ अपने कर्मों में मगन रहता है। उसका पुरुषार्थ हमेशा चमकता रहता है। परिश्रम के द्वारा ही जीवन के संघर्षों में हमें सफलता मिल पाती है। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उसकी महानता के मूल में उनके कर्म और श्रम की शक्ति छिपी हुई है। आज विश्व में जितने वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में जो बड़ी बड़ी खोजें, नए नए आविष्कार निर्माण हो रहे, वे सब परिश्रम के ही फल है। आज मनुष्य अपनी साधना और श्रम के बल पर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर सका है। अब परिश्रम से क्या लाभ होता है? तो कर्महीन व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता है, कर्महीन व्यक्तियों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं। भाग्यवादी व्यक्ति समाज तथा देश के उत्थान में बाधक होते हैं। श्रम करना मनुष्य का धर्म है। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। जो लोग श्रम नहीं करते उनका शरीर शिथिल हो जाता है, शिथिल बना रहता है, वे अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं। शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाले को ही बौद्धिक विकास होता है। वह विघ्न बाधाओं को देखकर कभी घबराता नहीं है और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। निष्कर्ष क्या रहता है? वस्तुतः जीवन को सुखमय बनाने का केदारशील कर्म और श्रम ही है। स्पष्टता कर्म ही जीवन है, आराम आराम है। आपका तीनों का तीनों निबंध खत्म। दो क्वेश्चन और बच गया, 51 नंबर 52 नंबर। 51 नंबर में वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र। एक होगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में होता है कि किसी अधिकारी के पास, किसी ऑफिस में लेटर लिखना। और जब अगर आप किसी अपने फैमिली में लिख रहे हैं तब उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। पिताजी, आपकी प्रेरणा निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने और तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास पर केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर गुरुजी की सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने कक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने की कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र अजय। दूसरा जो लेटर है वो फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र, जो किसी ऑफिस में लिखा जाता है। तो अपनी मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखे। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है? इसमें लिखा वो शॉर्टकट आप समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है डेट। अपना पहले यहाँ डेट लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर यहाँ आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, तब यहाँ से स्टार्ट करना है, सेवा में श्रीमान।
तब आपको यहाँ स्टार्ट करना है। सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता बिजली रोड रांची। विषय क्या है आपका? तो अनियमित, यहाँ से लिखना अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में, ये लिखना है अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में। अब स्टार्ट करना है, एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर वहाँ से फिर एक लाइन छोड़ना है, नीचे लिखना है श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है। कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती, कभी उसकी आग मिचौली का खेल और कभी लो वोल्टेज के कारण हम लोग त्रस्त हैं। हम इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है। मैं स्वयं भी मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अतः श्रीमान अनुरोध है कि इस मोहल्ले को विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए। अब इसका ध्यान लिखना आपको आज्ञाकारी या तो आपका विश्वासी आलोक कुमार, आपका नाम, आपका एड्रेस और नीचे यहाँ दिनांक। दिनांक आप ऊपर लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 52, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों का ज्ञापन तैयार करें। तो ज्ञापन है खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। खेल ही सबसे उत्तम है। सबसे पहले जो आपको पहला लिखना है वो थोड़ा बड़ा लिखना है, उससे थोड़ा सा कम लिखना है। जिसका जो फॉन्ट का साइज होगा पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे थोड़ा सा कम लिखना है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलिए, स्वस्थ रहिए और विजय बनिए। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।